आपकी पसंद, आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा। बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यूपी में 27 की तैयारी में जुटे दल। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी सर्जरी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने आखिर किन 3 बागियों को किया बाहर और क्या है बीजेपी के स्पेशल 28। दूसरी खबर होगी पानी के बहाने बदजुबानी पर उतरे पाकिस्तानी नेताओं की गीदड़ भभकी की। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद क्या फिर जंग चाहता है पाकिस्तान? वहीं 7:24 पर हम आपको दिखाएंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि तेज हो गई ईरान में तख्ता पलट की चर्चा। क्या है ट्रंप का ग्रेट ईरान प्लान? और वहीं 7:40 पर आपको दिखाएंगे किस तरह शहर शहर दरिया बह रहा है। गुजरात के सूरत में 5 इंच बारिश के बाद कैसे बिगड़े हालात। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों अंदर खाने भीषण द्वंद्व की खबरें तैर रही हैं और इस विवाद की वजह बताई जा रही है जिला अध्यक्षों का चुनाव। डेडलाइंस के करीब 3 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश में 28 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है और इसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये नियुक्तियां वर्चस्व की जंग में फंसी हैं या फिर प्रदेश स्तर की गुटबाजी में, क्योंकि जिन जिला अध्यक्षों का चयन फरवरी तक हो जाना चाहिए था वो सिलेक्शन बाय इलेक्शन अभी तक क्यों पेंडिंग है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी संगठन किसी नतीजे पर पहुंचा है या लड़ाई अभी लंबी चलेगी? क्योंकि बीजेपी ने अब तक 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है, लेकिन 28 जिलाध्यक्षों का सिलेक्शन अब भी फंसा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानते हैं। पहली वजह विधायकों सांसदों के बीच वर्चस्व की जंग हो सकती है, सबसे ज्यादा इसी की चर्चा चल रही है। दूसरी वजह प्रदेश स्तर की गुटबाजी भी हो सकती है, क्योंकि मनपसंद प्रदेश अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि मनपसंद जिलाध्यक्ष हों। अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी वजह है और बीजेपी फंसे हुए 28 संगठनात्मक जिलों की लिस्ट कब जारी करेगी? क्योंकि जब तक जिला अध्यक्षों का चयन नहीं होगा तब तक यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर भी पेच फंसा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जिस खेमे का होगा उस खेमे की टिकट बंटवारे के वक्त बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि जिला अध्यक्षों से भी टिकट बंटवारे के वक्त जिले से फीडबैक लिया जाएगा। यानी जिले के स्तर पर गुटबाजी की लड़ाई विधायकों और सांसदी के टिकट की है, तो प्रदेश स्तर पर कहानी सत्ता के सेंटर से जुड़ी है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी उस पूरे दौर से यूपी में गुजर रही है जब पार्टी जिलाध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। बीजेपी में पेच फंसा है तो फिर समाजवादी पार्टी में सियासी सर्जरी जारी है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अभी से एक्शन में दिख रहे हैं। 3 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अखिलेश यादव ने 27 से पहले दगाबाज नेताओं को एक बड़ा संदेश दे दिया है। पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी अखिलेश ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभय सिंह, गोसाईगंज, राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज, मनोज कुमार पांडे, ऊंचाहार। पार्टी ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस फैसले की जानकारी दी। हैंडल पर लिखा गया, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। इन विधायकों पर कार्रवाई होगी, ये तो तय ही था, लेकिन इतने देर से होगी ये खुद बाहर किए गए विधायक भी नहीं जानते थे। पार्टी, समाजवादी पार्टी सब काम लीड करती है और इसीलिए रह जाती है। मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही समाजवादी पार्टी के द्वारा इन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायकों का निष्कासन बिल्कुल जायज है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन पार्टी ने अभी 3 विधायकों को ही निकाला है। पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी और महाराजी देवी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले धर्म में बांटो, फिर जाति में बांटो और अब विधायकों को बांटो और सत्ता को हथिया के अपनी शक्ति को बढ़ाओ। बाकी विधायकों को क्यों छोड़ा, अब ये चर्चा का विषय है। भले ही इसका कारण उनके अच्छे व्यवहार को दिया जा रहा हो, लेकिन कहा तो यही जा रहा है, निकाले गए विधायक सपा के पीडीपी वाले खांचे में फिट नहीं आ पा रहे हैं और यही मानी जा रही है असल वजह अखिलेश के बागियों से बदला लेने की। और चलिए अब बात करेंगे चुनाव की। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की आज काउंटिंग हुई, लेकिन नतीजे किसी के लिए खुशी तो फिर किसी के लिए गम साबित हुए। सवाल है कि उपचुनाव का किंग कौन है। दरअसल गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के बाद पार्टी में जबरदस्त उत्साह है।
आपने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हरा दिया। गुजरात में 2 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आप और बीजेपी के खाते में एक सीट आई। विसावदर सीट से आपने बीजेपी को 17,554 मतों के अंतर से हराया, तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मेहसाणा जिले की कड़ी सीट पर बीजेपी ने 39,452 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं केरल के नीलम्बूर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने एलडीएफ को 11,432 वोटों से हरा दिया, जबकि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी की अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की। यानी 4 राज्यों में हुआ उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ, तो ममता का भी वर्चस्व कायम रहा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए थोड़ा खुशी थोड़ा गम वाला रहा। दरअसल इस उपचुनाव ने आम आदमी पार्टी की डूबती नाव को सहारा दिया है। साथ ही अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए दीदी की उम्मीदें भी बरकरार रखी हैं, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह काम नहीं आया। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार अबू आजमी के निशाने पर हैं हिंदू धार्मिक जुलूस और पालकियां। अबू आजमी ने सड़कों पर नमाज के बहाने हिंदू धार्मिक यात्राओं पर सवाल खड़े किए। पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है। ये वही अबू आजमी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की और अब अबू आजमी के निशाने पर हिंदू त्योहार हैं। अबू आजमी ने महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारी यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब पालकी निकलती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं, लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो शिकायतें होने लगती हैं। आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अबू आजमी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं या वो सीधे सीधे हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं? और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी धाम से ये बड़ी खबर है। वैष्णो देवी धाम में हुई मूसलाधार बारिश के चलते अचानक हिमकोटी के पास अर्धकुमारी से भवन तक जाने वाले बैटरी कार मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं और इसके कारण भक्तों को अब दूसरे रास्ते से भवन की ओर भेजा जा रहा है। इसके अलावा फिलहाल बैटरी कार सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में मिट्टी जो है वो बहकर नीचे आ गई है और ये वो रास्ता है जो कि जिस पर बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलती हैं। ये भूस्खलन के बाद बैटरी कार सेवा को अब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये वैष्णो देवी जाने का रास्ता है और अब भवन तक जाने के लिए दूसरा रास्ता लिया जा रहा है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और इसके बाद अब इस यात्रा को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों से लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार वो बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें दुलार करते हैं। आज भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब जनता दरबार में एक नन्ही फरियादी पहुंची तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बच्ची के बीच में बेहद दिलचस्प बातें हुई। आप सुनिए। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या? सरकारी गलियारों में आमतौर पर फरियादें शोर बनकर रह जाती हैं, लेकिन जब एक मासूम सी बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आंखों में उम्मीद लेकर कहा, प्लीज मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, तो बच्ची की ये बात वहाँ मौजूद हर किसी के दिल को छू गई। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही हूँ, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं। बच्ची की बातें सुनकर मुख्यमंत्री पहले तो मुस्कुराए, फिर झुककर बच्ची से उसकी उम्र और स्कूल के बारे में सवाल किए, जिसे देख हर कोई भावुक हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा था जो राजनीति से ऊपर है। मध्य प्रदेश में स्कूलों से गायब रहने वाले टीचर्स पर अब नकेल कसने की तैयारी हो गई है। अब स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी हाजिरी लगेगी। टीचर्स मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अब स्कूल आने में देरी हुई तो फिर खैर नहीं, क्योंकि इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस ऐप में अटेंडेंस लगाते वक्त टीचर्स को अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। यहाँ पर जब हम इसको शिक्षा मित्र को लॉगिन कर लेते हैं तो लोक सेवक की उपस्थिति आती है, जिस पे हम जाकर क्लिक करते हैं। तो इस पे
ये चीजें आती हैं कि डेट आती है और आने और जाने का दर्ज टाइम तो अभी और कुल तो आप घंटे। स्कूल आए हैं, हाँ हम आए टाइम से आ रहे हैं। आने की attendance आने की लगाई है? अटेंडेंस लगाए और हाँ पुष्टि करें आता है तो हाँ करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये हमारी कैमरा हटा लेता हूँ। और फिर ऐप में टीचर की फोटो और लोकेशन ऑटोमेटिक ऐप में दर्ज हो जाएगी। यानी साफ है कि अब स्कूलों से गुरुजी गायब नहीं रह पाएंगे। जो देर से आने वाले टीचर्स हैं उनके लिए परेशानी है कि भाई आप लोग देर से आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम भी नोट हो रहा है ना इसमें। टीचर्स को विद्यालयों में पहुंचकर 1 घंटे के अंदर में ऑनलाइन हाजिरी लगानी जरूरी होगी। अगर निर्धारित समय सीमा के बाद हाजिरी लगाएंगे तो आधे दिन का अवकाश लगा दिया जाएगा, यानी सेल्फी नहीं तो सैलरी नहीं। लखनऊ में आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल पटरी पर बिछाया गया था मौत का जाल। साजिश थी ट्रेन को पटरी से उतारने की, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस एक बड़ी साजिश का आज शिकार होते होते बच गई। तस्वीरें लखनऊ के मल्हौर रेलवे स्टेशन के आसपास की हैं, जहां आज ट्रेन नंबर 12,572 हमसफर एक्सप्रेस आनंद विहार से गोरखपुर जा रही थी। तभी लोहे का होर्डिंग जैसे आकार का एक बड़ा स्ट्रक्चर आकर ट्रैक पर गिर पड़ा और ट्रेन सीधे उससे टकरा गई। लेकिन हादसा टल गया क्योंकि ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए और कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद आरपीएफ, रेलवे के अधिकारी और गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंचे। इंजन चालक की सूझबूझ से यह हादसा होते हुए बच गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश हो। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। 2 महीने पहले भी लखनऊ में गरीब रथ ट्रेन पलटाने की हुई थी साजिश, जब रेलवे ट्रैक पर 2.5 फीट लंबा और 6 इंच मोटा लकड़ी का टुकड़ा रखा मिला था। फिलहाल इस घटना की जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कोई ट्रेन को निशाना बना रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? योगी सरकार में अपराधियों पर लगातार हो रही कड़ी कार्रवाई के बावजूद कुछ अपराधी आदत से मजबूर हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बरेली में ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि अब ये बदमाश ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। और सोचेगा नहीं तो इस बार जो गोली उसके पैर में लगी है, उसके भेजे में उतारते वक्त पुलिस भी एक पल के लिए नहीं सोचेगी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई कार्रवाई में घायल हुए इस शख्स ने कोचिंग जाती एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। उसकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब आरोपी मुसब्बिर ने ऐसा किया था। वो अक्सर छात्रा को कोचिंग या स्कूल जाते वक्त ऐसा कर रहा था। छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की, जिसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा। थाना इज्जतनगर पुलिस टीम के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की गई। जब स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अपराधी आते हुए दिखा तो इस पर पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम को देखते ही उसके द्वारा फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने सीसीटीवी से बदमाश की पहचान की और 24 घंटे के भीतर ही एक्शन ले लिया और अब मुसब्बिर अस्पताल में इलाजरत हैं। यहाँ से ठीक होने के बाद सीधे पहुँचेंगे बड़े घर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई है, क्योंकि उसके नेता अभी तक गलतफहमी में ही जी रहे हैं और लगातार उकसावे वाली बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल समझौता तोड़ा है, पाकिस्तान का गला सूख रहा है और इसीलिए बार बार बिलावल भुट्टो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस बार भी पाकिस्तान की संसद में बिलावल ने खुलेआम भारत को युद्ध की धमकी दे डाली। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो बिल बिला रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दरिया में खून बहाने की ढींगे भी मारी थी, लेकिन जब भारत ने पानी रोका तो अब पूरे पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। बिलावल भुट्टो का तो दिमागी संतुलन ही डोल गया और इसीलिए वो औकात से ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उनका एक और सिगुफा भी सुन लीजिए। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स। भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है। समझ नहीं आ रहा कि बिलावल भुट्टो किस दुनिया में जी रहे हैं।
अब उन्हें कौन बताए कि ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन है जो पूरे पाकिस्तान को बेच देंगे और पता भी नहीं चलेगा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के लिए सिर्फ एक प्यादे हैं। अमेरिका ने लंच के बहाने उन्हें रोटी डाली है ताकि पाकिस्तान से जरूरत पड़ने पर उसके एयरबेस और पोर्ट का इस्तेमाल कर सके। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हीरोइनों के अकाउंट पर अब स्ट्राइक कर दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने कई मशहूर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची है, क्योंकि बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड यानी NBR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कुल 25 लोगों के बैंक खाते फ्रीज करने की जानकारी दी गई है। इसमें कई नामचीन फिल्मी सितारों के नाम भी शामिल हैं। NBR की इस सूची में मशहूर फिल्म अभिनेत्री मौसमी, अभिनेता बप्पा राज, अभिनेत्री नुसरत फारिया और टेलीविजन स्टार सबीला नूर शामिल हैं, जिनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक NBR की जांच में सामने आया है कि इन हस्तियों ने समय पर टैक्स नहीं चुकाया था, इसीलिए यूनुस सरकार ने इन पर एक्शन लिया और टैक्स रीजन 12 ने फिल्मी सितारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। फिलहाल अब टैक्स चुकाने के बाद ही इन लोगों के बैंक खातों की सारी समस्याएं सुलझ पाएंगी। अब हम आपको मोहब्बत की डर्टी नुमाइश का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाईवे पर दौड़ती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर अश्लील हरकतें की जा रही हैं और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये सवाल उन तमाम युवाओं से है, उन लोगों से है जो पब्लिक प्लेस पर इस तरीके की अभद्रता करते हैं। ये देखिए, 4 लेन हाईवे पर कार फर्राटे भर रही है, लेकिन इन सब के बीच चल रही है डर्टी नुमाइश। जरा कार के सनरूफ पर नजर डालिए। एक लड़का और एक लड़की अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इन दोनों को इस बात की परवाह भी नहीं है कि उनकी ये हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं। चलती कार पर ये लोग मोहब्बत की गंदी नुमाइश कर रहे हैं और सरेआम अश्लीलता फैला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे पर हरियाणा नंबर की कार में सनरूफ से बाहर निकलकर अश्लीलता की गई, जिसका वीडियो पीछे से आ रही कार में बैठे लोगों ने बना लिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 14 जून की बताई जा रही है, जब सुंदरनगर से डडोर चौक के बीच कार में सवार कपल ने अश्लील हरकतें की। स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। अगर आप विवाह के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं तो फिर थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि रेवाड़ी से आई ये खबर आपको जरूर होश उड़ा देगी आपके। पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जो बॉयफ्रेंड को भाई बनाकर झूठे माँ बाप किराए पर लाकर शादी के नाम पर लोगों को बना रही थी और उनका ठगी का शिकार बना रही थी। जहां रेवाड़ी निवासी जलदीप को एक बिचौलिए ने यूपी की पूजा नामक लड़की से मिलवाया। 2 लाख रुपए में शादी हुई। पूरे रीति रिवाज से मंदिर में शादी की रस्में निभाई और दुल्हन 4 जून को घर आ गई। लेकिन 5 जून की रात सुहागरात की जगह दुल्हन जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पूजा असल में कौशल्या है। पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों की मां है, जिसका बॉयफ्रेंड राकेश शादी के समय भाई बनकर साथ आया था। किराए पर माँ बाप लाकर उसने पहले भी कई जगहों पर लोगों को ठगा है। इस लेडीज ने पहले भी फर्जी शादी फर्जी पूजा के नाम से ही वहाँ पे भरतपुर में इसके एफआईआर दर्ज है कुमेर थाने में 114/2024, जिसमें जेल में लेके आई हुई है। 3 महीने उस मुकदमे में जमानत पे है और भी तफ्तीश जारी है कि कितनी जगह इसने अपने फर्जी नाम पते से शादी की है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, ताकि इस लुटेरी गैंग के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। थाने में अवैध इमारतों को तोड़ने पर विरोध हुआ है। बड़ी खबर इस समय की। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए हैं। सैकड़ों लोग विरोध कर रहे हैं इस समय। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। इमारतों को गिराने पहुंची है नगर पालिका की टीम, उनके अफसर। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ठाणे नगर निगम ने शहर भर में 33 इमारतों के खिलाफ ये कार्रवाई करनी शुरू की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का विरोध हो रहा है। जाहिर सी बात है, बरसात का मौसम है और इस समय अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए, इमारत गिरा दी जाए तो फिर दिक्कत तो है। लेकिन लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश आपके खिलाफ आया है तो फिर इन इमारतों को उन्हें खाली कर देना चाहिए समय रहते। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन की तैयारी पुलिस की। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ठाणे के स्थानीय लोग लेकिन सड़कों पर उतर आए हैं इन इमारतों को ध्वस्त करने के खिलाफ। ग्वालियर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। शहर में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े सरेआम हमला बोल दिया।
गुंडागर्दी और मारपीट का ये नजारा ग्वालियर में झांसी रोड थाना क्षेत्र के विवेकानंद नीडम रोड का है, जहां कार सवार दबंगों ने सरेआम बाइक सवार युवकों पर लाठी डंडों से धावा बोल दिया। सड़क पर जमकर मारपीट हुई, हाई वोल्टेज हंगामा हुआ, लेकिन आसपास कोई रोकने वाला नहीं था। लोग दूर से मारपीट का वीडियो बनाते रहे, किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सड़क पर सरेआम हुई इस दबंगई के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रेट अमेरिका बनाने निकले डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रेट ईरान बनाएंगे, यानी ईरान में खामेनेई की सत्ता के तख्ता पलट का इशारा ट्रंप की एक पोस्ट के बाद चीन और रूस के कान खड़े हो गए हैं। यानी ग्रेट अमेरिका बने ना बने, ट्रंप ने ये कह दिया तो अब ईरान तो जरूर ग्रेट बनेगा। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, सत्ता परिवर्तन शब्द का उपयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मीगा, अब जरा शब्दों का खेल समझिए। ट्रंप ने पहले नारा दिया था MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अब MIGA लिखा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप के इस इशारे के पीछे कई फैक्टर हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में है, युवा वर्ग आक्रोशित है, हिजाब और महिलाओं की आजादी को लेकर लंबे संघर्ष हुए हैं और हालिया हमलों के बाद अंदरूनी असंतोष बढ़ता जा रहा है। खामेनेई की सत्ता में पकड़ मजबूत जरूर है, लेकिन IRGC और धार्मिक तबकों के भीतर फूट की खबरें भी आ रही हैं। जबकि पलटकर ईरान ने ट्रंप को जुआरी कहते हुए धमकी दे डाली। You can start this war, but we will be the ones who end it. और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेल की कीमतों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। कंपनियां तेल की कीमत कम रखें, किसी के हाथ की कठपुतली ना बने, ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ऑयल प्राइसेस को लेकर यानी तेल की कीमतों को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते और खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद ये आशंका है कि तेल की कीमतें शूट करेंगी यानी बहुत बढ़ेंगी। ईरान के कथित न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद अमेरिका की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसका हमला कामयाब रहा है। B-2 बॉम्बर्स ने तय ठिकानों को तबाह कर दिया है। सैटेलाइट इमेज भी अब जारी की गई है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग हो सकती है, क्योंकि हमले के दौरान जमीन के अंदर बंकर में मौजूद फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आंकलन सैटेलाइट इमेज के जरिए बता पाना मुश्किल है। सैटेलाइट इमेज में 5 से 6 छेद नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर वो दावा कर रहा है कि पेनेट्रेटर बंकर बस्टिंग बमों की वजह से ही हुआ है। ये बम बंकर के अंदर तक पहुंचकर अपना काम कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि ईरान ने हमलों से पहले ही यूरेनियम और पूरी मशीनरी को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर नजर रखने वाले मोन्टेरे के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर जेफरी लुइस कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आत्मविश्वास के साथ कुछ कह सकते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर हमला नहीं हुआ है। उनका परमाणु कार्यक्रम शायद कुछ सालों के लिए पीछे जरूर हो गया हो। एक्सपर्ट्स के दावों को ईरानी उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची का दावा भी और पुख्ता कर रहा है। उन्होंने कहा, हम यूरेनियम संवर्धन जारी रखेंगे और कोई भी हमें यह नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। अब हमले के बाद अब इस बात की आशंका गहरा गई है कि ईरान NPT से बाहर हो सकता है, जिसके बाद IAEA के वहां निरीक्षण करने की संभावना भी पूरी तरह खत्म हो सकती है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के बाद भी ईरान पर हमलों का दौर लगातार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार ईरान की हवाई क्षमता को टारगेट कर तबाह किया और इसका वीडियो भी अब जारी किया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल ने ईरानी एयरबेस पर खड़े कॉम्बैट फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और UAVs को निशाना बनाया है। IDF ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमला करके कम से कम 15 विमानों और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने का दावा किया है। इजराइल ने ये हमला रिमोटली ऑपरेटेड विमानों का इस्तेमाल कर किया और तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। IDF ने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में 6 ईरानी शासन हवाई अड्डों पर हमला किया। ये हमला तबरीज, हमेदान, डेस्फुल, मशहद, तेहरान, मेहराबाद, शाहिद बख्तियारी पर हमला किया। हमलों में न सिर्फ फाइटर जेट्स को बल्कि रनवे, भूमिगत बंकर को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान एक ईंधन भरने वाले विमान को भी इजराइल ने नष्ट कर दिया है। हालांकि इस दौरान इजरायली हमलों को नाकाम करने के लिए ईरान की ओर से भी लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। ईरान ने इजराइल के एक टोही ड्रोन हर्मीज को मार गिराया है, जिसका इस्तेमाल इजराइल अपने टारगेट के सटीक लोकेशन को जानने के लिए करता है। तेहरान जल रहा है, आसमान में धुआं है, जमीन पर दहशत है और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। इस बार टारगेट बना कुख्यात एविन जेल, जहां ईरान सरकार अपने विरोधियों को कैद में रखती है। ये तस्वीरें एविन जेल के बाहर की हैं, जहां इजरायली स्ट्राइक के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं है।
बताया जा रहा है कि जेल के मुख्य गेट को टारगेट किया गया। तेहरान के उत्तर में कई जगहों से धुएं के गुबार उठते देखे गए हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना के बाद कई विस्फोट हुए, जिससे ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाके दहल उठे। वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक सोमवार को ईरान, इराक, सीरिया और इजराइल के ऊपर का एयर स्पेस खाली देखा गया। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुई यह जंग अब और तेज होती जा रही है। इजराइल के ये हमले तेहरान की सड़कों तक पहुंच चुके हैं। सवाल है, क्या दो देशों की जंग महाविनाश की ओर बढ़ रहे कदम? तेहरान में धमाकों से क्या खुल गए जंग के दरवाजे? ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजरायली शहरों पर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। लोग जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपे हुए हैं और इस बीच तेल अवीव में नेतन्याहू के इन सीक्रेट बंकर्स तक जी न्यूज की टीम भी पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद बंकर नंबर 421 में हैं और तमाम खतरों के बीच साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी टीम उस बंकर तक पहुंची है जहां इजरायली लोगों ने शरण ली है। जब सायरन की आवाज बजती है तो लोग बंकरों की तरफ भागते हैं। बंकरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बंकर इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर किसी भी तरह का इस पे हमला होता है तो नुकसान नहीं होगा। जमीन से तकरीबन 2 फ्लोर नीचे इन बंकरों को बनाया गया और इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखें तो जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है, इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके यहाँ पर सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग अगर समय लंबा वक्त अगर भी यहाँ पर अगर बिताना पड़े तो उसके लिए भी यहाँ पर हर तरीके के इंतज़ाम है। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, टेबल्स हैं और वहीं कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है उसके भी यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग इस तरीके से भी समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि कितना वक्त लग जाए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं और ये जो हाईटेक बम्पर की जो मैं बात कर रहा था बंकर की, वो आप तस्वीरें देखिए। पूरी तस्वीर है यहाँ की हाईटेक तरीके से बनाया गया। 1992 में इसका निर्माण किया गया था और तब से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लोग, आसपास के लोग भी इस बंकर का इस्तेमाल करते हैं। हम कहें तो इस तरह के बंकर, इस तरह के बेसमेंट आपको इजराइल के हर गली में मिलेगा, हर इलाके में मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए कि अगर अटैक होता है, सायरन बजता है तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर छुप जाइए और उसके बाद जब हालात सामान्य होंगे तो फिर वापस अपने काम पर लग जाइए। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी। अमेरिका के हमले का जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने जारी किया है ये बड़ा बयान। ट्रंप ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, हमारी धरती पर 3 स्थानों पर हमला किया है और नुकसान पहुंचाया है। इसका उत्तर अनसुना नहीं किया जाएगा। यूएस ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ईरान एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल पर ईरान के हमलों की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, हाईवे पर कार चल रही है और अचानक हाईवे के पास में ही ईरानी मिसाइल गिर जाती है। मिसाइल गिरते ही सड़क पर धूल का गुब्बार उठ जाता है। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल अशदोद के एक बिजली घर के पास गिरी थी। ईरानी हमले का दूसरा वीडियो देखिए। मिसाइल गिरते ही पूरा इलाका धुआं हो गया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान ने यहाँ करीब 40 मिनट में 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है उससे यही लग रहा है कि अब वो इजराइल को खत्म करने के बाद ही दम लेगा और यही वजह है कि ताबड़तोड़ मिसाइल दागने के बाद पूरा इजराइल धुआं नजर आ रहा है। ईरान जिस तरह से मिसाइल दाग रहा है, लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखिए कैसे सायरन बजते ही लोगों ने अपनी गाड़ियां सुरंग के नीचे रोक ली और बचने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद इजराइल में खौफ है, क्योंकि जहां भी बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही हैं, वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव में बोले हैं और तेल अवीव के आसपास जितने भी शहर हैं वहां ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई है। जी न्यूज आज उन इलाकों में पहुंचा जहां ईरानी मिसाइल गिरी थी और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ईरान के हमले के बाद लोगों के घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जो लोगों के आशियाने हुआ करते थे मलबे के ढेर बन चुके हैं। तो ये घर है, यहाँ पे कल निशाना लगाया गया था, कल यहाँ पर बम्बार्डिंग हुई थी और बम्बार्डिंग के बाद ये पूरी की पूरी ये जो सोसाइटी है ये तहस नहस यहाँ सब कुछ हो गया है। जब इस इलाके में हमला हुआ तब लोग घरों में मौजूद थे, लेकिन युद्ध सायरन सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए।
जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त जब यहाँ पे लोग रह रहे थे, सायरन बजा और सायरन बजने के बाद लोग इन घरों में जो रह रहे थे वो घरों से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उनको शेल्टर्स में भेजा गया। लोगों के घर और सामान पूरी तरह खत्म हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कुल मिलाकर ईरान ने इस इलाके की सूरत ही बिगाड़ दी। तेल अवीव से तकरीबन 40 किलोमीटर पूरा ये दूर शहर है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं आपको कि ये पूरा जो मिसाइल था, जो रॉकेट था, वो इसी जगह आकर गिरा था और गिरने के बाद ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद खामेनेई अब बौखला गए हैं और ईरान ने इजराइल पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब खामेनेई ने इजराइल को खत्म करने की कसम खा ली है। खामेनेई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कंकाल वाला पोस्टर जारी किया है और पोस्टर में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दुश्मन ने ईरान पर हमला कर एक बड़ी गलती कर दी है। खामेनेई ने अब ज़ायोनी शासन को खत्म करने की खुली धमकी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर खामेनेई ने एक ऐसा पोस्टर साझा किया है जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस पोस्टर में एक कंकाल नजर आ रहा है। उस कंकाल के ऊपर मिसाइल हमले दिखाए गए हैं। खामेनेई ने इस पोस्ट के साथ ही एक मैसेज भी लिखा है। उन्होंने कंकाल वाले पोस्टर में लिखा कि सजा जारी है। ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे सजा मिलनी चाहिए। उसे अभी सजा मिल रही है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए अटैक के बाद खामेनेई ने अभी सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है। ऐसा लग रहा था अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए उसके बाद ईरान और भड़क गया है। हालांकि खामेनेई ने अमेरिकी हमलों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन साफ है कि इस हमले के बाद से ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान और इजराइल के बीच हमले लगातार जारी है। ऐसे में सवाल है कि खामेनेई का ये पोस्ट महज धमकी है या ईरान अब युद्ध की नई पटकथा लिखने जा रहा है। ये भी देखना होगा अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग की तपिश अब दुनिया भी झेलेगी, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के भीषण हमले के बाद इस्लामिक गणराज्य ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे दी है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट एक समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। इस रास्ते से दुनिया के 20% तेल और 25% नेचुरल गैस की ढुलाई होती है। भारत भी प्रतिदिन करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है, लेकिन ईरान द्वारा इस समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी ने भारत सहित कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट अब महायुद्ध का नया अखाड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर अपना झंडा गाड़ दिया है, जिससे तेल आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है। ईरान के इस एक्शन के बाद अमेरिका का भी रिएक्शन आया है और उसने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया तो ये आर्थिक आत्महत्या साबित होगी और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच ईरान आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ट्रंप को सीधी धमकी दे डाली। Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. ईरान ने इजराइल और अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जिसके बाद तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो इसका असर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे युद्ध की आग और भड़केगी। यानी तेल का समुद्री रास्ता वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है। ईरान इजराइल युद्ध पर व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान दिया है। इस समय की बड़ी खबर, व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करना बेवकूफी होगी। ईरान इसे बंद करने की कोशिश ना करे। ईरान परमाणु हथियार से कुछ हफ्ते दूर था। ट्रंप ईरान से कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। एक बड़ा संदेश व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया है और इसमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ट्रंप ईरान से एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। विश्व मंच पर तनाव अब युद्ध की दहलीज लांघ चुका है। अमेरिका के हालिया हमले के बाद चीन और रूस ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज जो हुआ, अब उसने साफ कर दिया है कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। अब सवाल ये नहीं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब होगा। Islamic Republic of Iran reminds the... क्योंकि एक तरफ चीन और रूस ने अपने तेवर दुनिया को दिखा दिए,
दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री रूस पहुंच चुके हैं, जहां पुतिन से मुलाकात के बाद जंग का नया रुख तय होगा, क्योंकि कल तक चुप बैठे पुतिन और जिनपिंग की ये खामोशी उस तूफान का इशारा है जिसमें पूरी दुनिया जल उठेगी। क्योंकि यूएनएससी की आपात बैठक में रूस ने साफ साफ कहा कि ईरान में अपने हमलों से अमेरिका ने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कोई नहीं जानता कि यह क्या नई तबाही और पीड़ा लाएगा। जबकि चीन ने भी सीधी वार्निंग देते हुए कहा, इजरायल को तत्काल युद्ध विराम पर पहुंचना चाहिए ताकि तनाव बढ़ने और युद्ध के फैलने को रोका जा सके। यानी जिनपिंग और पुतिन का मैसेज पूरे वेस्टर्न खेमे को मिल चुका है। वहीं सामरिक रणनीतियां भी तीसरे वर्ल्ड वार का इशारा कर रही हैं, क्योंकि पुतिन की सेनाएं अब सीरिया और काकेशस में सतर्क हो गई हैं। वहीं चीन ने इंडो पैसिफिक में अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। यानी अमेरिका, इजरायल और नाटो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन और कुछ अफ्रीकी राष्ट्रों का नया ध्रुव उभर रहा है। ये वही समीकरण है जो इतिहास में पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले देखे गए थे। इजरायल और अमेरिका को जिस बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा था, लग रहा है कि अब वैसा ही कुछ होने वाला है। खामेनेई के खेमे में परमाणु वाली खुशी एक बार फिर से लौटती दिख रही है। वजह है पूर्व रूसी राष्ट्रपति का एक ट्वीट, जिसमें लिखा गया कि कई देश ईरान को परमाणु बम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन से देश, रूस, चीन या पाकिस्तान, जो अमेरिका की जी हजूरी करता है? और अब एक ही नाम बचता है, यानी किम जोंग ही वो दरवाजा हो सकता है जिसके रास्ते खामेनेई अपने परमाणु सपने को सच कर लें। अगर ये अटकलें सही साबित होती हैं तो मध्य पूर्व में रणनीतिक संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। खुफिया हलकों में दावा है कि किम जोंग ईरान को परमाणु तकनीक देने को तैयार हो सकता है, और वो भी खुल्लम खुल्ला। इसके पीछे कई वजहें हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत परमाणु हथियार तकनीक का स्थानांतरण गैर परमाणु देशों को नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तर कोरिया खुद 2003 में NPT से बाहर निकल चुका है और इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पहले ही लागू हैं। ऐसे में अगर वह कोई गुप्त सौदा करता है तो उस पर कोई नया दबाव असरदार नहीं होगा। यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति का इशारा शायद किम जोंग की ओर ही है। वैसे भी ईरान JCPOA से बाहर निकल चुका है। दरअसल किम जोंग उन, जो पहले ही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को धता बता चुका है, अब ईरान के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, क्योंकि वो न तो IA की निगरानी से डरता है, न ही अमेरिका की धमकियों से, और यही बेफिक्री ईरान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सूत्रों की माने तो ईरान और उत्तर कोरिया के बीच पहले से ही मिसाइल तकनीक का आदान प्रदान होता रहा है। अगर अब इसमें परमाणु डिवाइसेस, यूरेनियम संवर्धन टेक्नोलॉजी या डिजाइन शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है और मौसम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, और इसके बाद देश दुनिया के कई इलाके सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया है, जो मौसम के रौद्र रूप को बयां कर रही हैं, क्योंकि बारिश में पूरा शहर जलमग्न है। शहर समंदर की मानिंद नजर आ रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कारें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। एक ही जगह पर करीब 5 कारें डूबी नजर आ रही हैं। अब जरा आगे की तस्वीरें देखिए, जो शहर की और भी भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। लोग कमर तक पानी के बीच से गुजर रहे हैं। बाइकर्स भी सैलाब में कुछ इस तरह फंस गए कि निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। शहर में दूर दूर तक इसी तरह का मंजर है। सड़क पर हर तरफ सैलाब का कब्जा है और जिंदगी सैलाबी संकट से जूझ रही है। हालांकि कई जगह बच्चे इसी सैलाबी मंजर में तैरते और मस्ती करते नजर आए। दरअसल पिछले कई दिनों से गुजरात के कुछ इलाके भारी बारिश से जूझ रहे हैं, जिनमें सूरत शहर भी शामिल है। अब हम आपको बाढ़ से मचे हाहाकार का एक वीडियो दिखा देते हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बाप बेटे की जिंदगी मझधार में फंस गई। ये देखिए, जल सैलाब के बीच में बाप बेटे लाचार खड़े हैं। पानी का बहाव इतनी तेज है कि जरा सी चूक जान ले सकती है। इन दोनों के सामने स्थिति बिल्कुल वैसी है कि आगे कुआं, पीछे खाई, जाएं तो किधर, क्योंकि ऊपर से पानी तेजी से नीचे आ रहा है और नीचे नदी का पानी हाहाकार मचा रहा है। और इन सब के बीच मजबूर लाचार फंसे ये बाप बेटे, जिन्हें बचाने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक जशपुर के डुद्दकी नदी में मछली मारने गए पिता पुत्र बाढ़ के पानी में फंस गए। अचानक नदी में बाढ़ आने से ये दोनों घंटों फंसे रहे। हालांकि ग्रामीणों की मदद से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में हैं। हालत ये है कि रुद्रप्रयाग में बने सभी नमामि गंगे घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं।
और अलकनंदा किनारे बनाई गई महादेव की विशाल मूर्ति भी पूरी तरह डूब चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है भगवान शिव की मूर्ति गले से ऊपर तक डूबी हुई है। पानी का बहाव कितना तेज है ये आप नदी के शोर से अंदाजा लगा सकते हैं। नदी के घाट पर बना मंदिर पूरी तरह डूब चुका है। गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ मंदिर का शिखर नजर आएगा। अलकनंदा नदी के घाट पर बने सभी बड़े छोटे मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। इस नदी के पास नमामि गंगे घाट बनाए गए थे, लेकिन मंदाकिनी और अलकनंदा अपने पूरे शबाब में बह रही है, जिसके बाद सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को अलर्ट पर रहने को कहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में आफत आ गई है। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कोहराम मचा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के श्योपुर का है, जहां बारिश के बाद पार्वती नदी में आई बाढ़ में पुल भी डूब गया और कई लोग बाढ़ में फंस गए, जो किसी तरह निकलने की जुगत लगा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। राजस्थान के 12 जिले में तो बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि भंवरगढ़ थाने में कमर तक पानी भर गया। आलम यह है कि थाने में कोई जगह ही नहीं बची। कंप्यूटर फाइलें सब कुछ पानी में डूब गया। यहाँ अस्पताल का हाल भी बेहाल है। किशनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा है और इसी दयनीय हालत में मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल का ये हाल सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। बाराम जिले में हाईवे का हाल भी देख लीजिए। भारी बारिश के चलते हाईवे पर दरिया बह रहा है। लगातार बारिश से कोटा शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग डूब चुका है। NH 27 पर पानी का रेला चल रहा है, जिससे यातायात भी ठप हो गया। और इन सब के बीच नदियों में आई बाढ़ के बाद मगरमच्छ गांव में घूम रहे हैं। जबलपुर के बगराजी में 6 फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। पाकिस्तान में एक पर्यटकों से भरी नाव हादसे का शिकार हो गई। पर्यटक यहां शाहीबाग झील पहुंचे थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। और इस खौफनाक हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। नदी का प्रवाह देखिए और बीच नदी में पर्यटकों की नाव। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के शाही झील बाग में पर्यटक नाव पर सवार होकर निकले थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में नाव का बैलेंस बिगड़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पर्यटकों की नाव बीच नदी में पलट गई और पर्यटकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव टीम ने कुछ लोगों के शव भी बरामद कर लिए। हादसे की वजह नाव की ओवरलोडिंग बताई जा रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अक्सर कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बेकाबू बस अचानक हादसे का शिकार हो जाती है। देखिए कैसे बस सीधे लोगों को रौंदते हुए कैसे दुकान में जा घुसी। सड़क पर चल रहे लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो भागे, लेकिन बस ने सीधे उन्हें मौत की रफ्तार में रौंद दिया। हादसा इतना भयावह था कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ा पुलिसकर्मी घबरा जाता है। इस दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों को वो रोकने का इशारा भी करता है। इतने में बस चला रहा आरोपी ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। लोग उसके पीछे भागते भी हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते। हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या फिर किसी की जान गई है, ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें पास में लगे CCTV में कैद हो गई। न ध्यान, न दिशा, न डर, न आगे देखने की आदत। ड्राइवर बस ऐसे चला रहा था जैसे कोई गेम हो, जहां ब्रेक सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद आते हैं। पर सड़क कोई गेम नहीं है। यहाँ चूक मतलब जान का सौदा है, जिसका खामियाजा सड़क पर खड़े लोगों को चुकाना पड़ा। छत्तीसगढ़ से आई एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ मुफ्त राशन वितरण की जानकारी आते ही लोग PDS दुकान की ओर टूट पड़े और इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसने जहां एक तरफ व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, तो ये भी बता दिया है कि हम भले ही चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हों, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, दूसरे की बन जाए, लेकिन गरीबी का आलम यही है, जिसकी वजह से लोगों में राशन लेने की ऐसी होड़ मची कि लोगों ने आप देखा ना था। राशन आने की बात सुनकर दौड़ पड़े और भगदड़ की स्थिति बन गई। गरियाबंद के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बीते कुछ दिनों से ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। सुबह होते होते परिसर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और गेट खुलते ही लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए राशन दुकान की ओर भागते हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू 8 दिनों से आ रहा हूँ। हर रोज सवेरे 8 बजे या 7 बजे से भीड़ लगी रहती है।
हर रोज हमको दौड़ धूप करके आना पड़ता है। क्योंकि चावल लेने के लिए सोसाइटी में आई थी और 3 दिन हो गए लगातार आते हुए। कभी सर्वर डाउन है करके बोलते हैं तो कभी लाइन लगना पड़ता है और इतना भीड़ है कि हम लोगों को रौंदते हुए आए हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों से राशन नहीं आ रहा था और अब आया तो एक साथ 3 महीने का राशन वितरण किया जाने लगा। जाहिर सी बात है, गरीबी में जीने वालों के लिए ये राहत वाली खबर थी। वो दौड़ पड़े राशन दुकान की ओर। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला और बुजुर्ग, सभी के सभी। और हालत ये हो गई। एक तरफ तो आधी दुनिया सैलाब की मार झेल रही है, दूसरी तरफ ग्रीस जैसे देश जंगल की आग में जल रहे हैं। ग्रीस के चियोस शहर से अग्नि तांडव की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां जंगल धधक रहे हैं। आग की लपटों ने आसमान को घेर रखा है और पूरे इलाके पर धुएं का कब्जा है। ये तस्वीर चियोस सिटी के 33 M2 सुपरमार्केट के पास की है, जहां आग बेकाबू हो चुकी है और फायर फाइटर्स ने भी आग के आगे हार मान ली है। तबाही की चिंगारी रविवार की सुबह भड़की थी, फिर देखते ही देखते शोले धधकने लगे और कुछ ही घंटों में इसने जंगलों, खेतों और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और तेज हवाओं के चलते आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। ग्रीस ने दर्जनों दमकल गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और वायुसेना के विमानों को आग बुझाने में लगा दिया है, लेकिन इलाके की भौगोलिक स्थिति और बेहद गर्म हवाएं आग पर नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आए दंपति की जान तो बच गई, लेकिन हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पहले गैस की गंध महसूस हुई, फिर पति पत्नी सिलेंडर चेक करने पहुंचे और तभी हुआ जोरदार धमाका। धमाके के साथ घर में उठा आग का गुब्बार, दीवारें हिल गईं, सामान तहस नहस हो गया, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों वहां से निकलने में कामयाब रहे। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक झटके में घर आग का गोला बन गया। गैस सिलेंडर से गैस तेजी से लीक हुई और चेक करने गए पति पत्नी भयानक विस्फोट की चपेट में आ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया, लेकिन दोनों बाल बाल बच निकले और ये डरावना मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। मौत को छूकर लौटे इस दंपति की कहानी सबके लिए सबक है। वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों को सतर्क कर रहा है कि गैस लीकेज को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन ये कीमत छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई इन तस्वीरों जैसी तो कम से कम बिल्कुल ही ना हो, जहां ट्रेनिंग और मेहनत के नाम पर हो रहा है टॉर्चर। एक निजी एजेंसी की ओर से दी जा रही आर्मी ट्रेनिंग की ये तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही है। ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों से टॉर्चर करने का हक किसने इन्हें दिया है? ये बात सही है कि सेना के लिए आपको अंदर और बाहर से स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान बर्बरता और मिसबिहेव तो नहीं होना चाहिए। मैं दिमाग वापस पोजीशन ले, पोजीशन दिमाग खराब मत कर, मैं बता मार दूंगा। मैं दिमाग आज उड़ा। क्या टाइमिंग दे रही तू आज? क्या टाइमिंग दे रही मुझे बता, क्या टाइमिंग दी तू आज? हैं? क्या टाइमिंग दी है? शर्म है तेरे को? हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है, लेकिन लड़कियों के साथ हो रही बर्बरता की पुष्टि तो ये वीडियो कर ही रहा है। हो सकता है ये आर्मी भर्ती के लिए तैयारी में जुटे प्रतिभागियों की सहन शक्ति के परीक्षण का तरीका हो। 4-5 का टाइम दे रही है तू 2 राउंड का। परफॉर्मेंस 0। लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर इस टॉर्चर को टॉलरेट तो नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि ट्रेनिंग लेने वाले युवा यहाँ स्वेच्छा से ही यहाँ आए होंगे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।